कवर है हमारे संविधान का। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक ज्योमेट्री का आपको दिखेगा। क्या दिखता है? कुछ दिखता है? इसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड ट्रायंगल। या ये इन्वर्टेड पिरामिड है इनफैक्ट। और अगर इसको उल्टा करना थोड़ा कोई बुरा ना माने तो मैं करके दिखाता हूँ। तो होता क्या था कि पिरामिड एक समाज को दर्शाता है कि समाज में पावर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे खड़ा होता है। वो इस तरह खड़ा होता है। हमारे संविधान ने कोशिश क्या करी कि हम उसको उल्टा कर दें। कोशिश करी और वो कोशिश हमारे संविधान के शब्दों में है। उस कोशिश को हम कितना पा पाए हैं या कितना नहीं पा पाए हैं वो एक कंप्लीटली सेपरेट मैटर है। लेकिन उन शब्दों को हमने यहां उतार दिया है जो ये हमारा प्रियम्बल है। नाउ जनरली तो अमूमन हम लोग ऐसी चीजों को देखते नहीं है ज्यादा, लेकिन जब सीए के रिस्पेक्ट में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारी जनता ये लेकर अपने अधिकारों की को डिमांड करने के लिए खड़े हो गए थे विद दिस इमेज। और ये एक बड़ा शक्तिशाली इमेज है। इसका कारण ये है कि ये प्रियम्बल वैसे एनफोर्सेबल नहीं है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते बोलने के लिए कि मुझे ये प्रियम्बल एनफोर्स करके दीजिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये हमारे संविधान की डोमिनेंट फिलॉसफी है और उसमें 3 शब्द हैं जो सबको पता है ऑलरेडी, मैं ज्यादा रिपीट नहीं उसको बताऊंगा नहीं। जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। 4 शब्द हैं और बहुत इजी है समझने के लिए, लेकिन उनको जब आप प्रैक्टिस में उतारिए तो वो कितने मुश्किल हो जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक डिबेट बहुत ज्यादा हो रही है आजकल और पिछले कई सालों से हो आ रही है कि प्रियम्बल में वो जो 1970s में 2 वर्ड इंक्लूड कर दिए गए थे। सेक्युलर जो ओरिजिनल संविधान में नहीं था, ये ओरिजिनल इनैक्टेड है। उसमें मैं पढ़ के सुनाता हूँ कैसे हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। तो सिर्फ ये 3 थे, राइट? फिर हमने इसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड 1970s में डाल दिया प्रियम्बल। उसकी बहुत बहस होती है कि उसकी कि वो तो बाद में डाला, वो फ्रेमर्स के दिमाग में वो था नहीं बात, और इट वाज पुट सब्सिक्वेंटली जस्ट टू in the garb when parliament was suspended and it was executive emergency और ये सब हो सकता। ठीक है, fair enough, वो बात सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो 2 शब्द अगर प्रियम्बल में नहीं होते तो भी हमारा संविधान एक सेक्युलर और सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था और है। और वो संविधान की जो अंदर के अनुच्छेद हैं उनसे वो बनता है, प्रियम्बल से नहीं बनता है। 2 चीजें हैं इसमें। पहले तो मैं सेक्युलर की बताऊंगा क्यों है और सोशलिस्ट क्यों है। संविधान बनने से पहले ऑफ कोर्स इसकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है। देयर वाज पार्टीशन हुआ, आजादी हुई है, जब हम ये संविधान बना रहे थे तो हमारे फ्रेमर्स के दिमाग में जो दिक्कतें थी वो प्रिंसिपली ये थी कि हम एक बेइंतहाई गरीब देश थे उस टाइम पे। वैसे अभी थोड़ा बरकत होगी बट अभी भी बहुत गरीब है। हम बेइंतहा गरीब थे। हमारी एजुकेशन लेवल कुछ नहीं थी उस टाइम पे। छुआछूत जो उस टाइम पर था बाय लॉ उस समय तक इलीगल नहीं हुआ था बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट मेड। लेकिन वो आज भी हमारे समाज में चलता रहता है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी अभी भी कानून तो जो बना के उनको दे सकता है देता है, बट उसके आगे ज्यादा कुछ समाज नहीं कर, कानून की जो विशेषता है वो समाज में नहीं उतर पाई है।
जब हम बना रहे थे तो हमारे पास 3-4 दिक्कतें थी। एक एजुकेशन लेवल, दूसरा गरीबी, तीसरा एक टूटा हुआ देश, और चौथा कि इन तीनों चीजों को रखते हुए हमने डेमोक्रेसी क्रिएट करनी है। तो जो फ्रेमर्स के बारे में बोला जाता है, वो बाकी सारी चीजें तो बोली जाती है, ये नहीं बोला जाता कि वो बहुत जेनरस लोग थे। द पीपल हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो दिल से काफी जेनरस लोग थे। देन देयर वर आल्सो पीपल हु वर वेरी फॉरगिविंग इन द सेंस कि Dr. Ramrao Rolia wrote an incredible book called Guilty Men of India's Partition. उसमें लोग के नाम है और दैट, उसमें मैं नहीं जाना चाहता बिकॉज दैट बिकम कंटेस्टेड। बट जितने जो भी कुछ हुआ उस टाइम तक वो फ्रेमर्स ने वो माफ कर दिया बाय वन स्ट्रोक ऑफ अ पेन। जो कुछ हुआ जाने दो, हमें आगे बढ़ना है। सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्यों है और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? सेक्युलर इसलिए क्योंकि स्टेट को कहा जाता है कि आप किसी भी इंसान के खिलाफ उसके रिलीजियस बिलीफ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे बाय एनी मीन्स और फॉर्म। ये 25, 26, 27 ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। सोशलिस्ट क्यों है? बिकॉज हमारे जो फ्रीडम्स दी हुई है उन फ्रीडम्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें मैं एक और हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस हो रही थी तो एक चीज दफे दफे प्रपोजल्स आते थे कि भी जो नॉन इनकम टैक्स पेइंग लोग हैं उनको वोट करने का अधिकार क्यों दिया जाए, राइट? तो इस पे बड़ी बहस हुई कि क्यों दिया जाए, तो फिर वो कन्वर्ट हो गया भाई एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए। फिर बहुत बहस हुई कि भाई जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको क्यों दिया जाए, तो उनको भी दे दिया। कहने का मतलब ये है कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म with or without those words being in the preamble is very much a part of the Indian Constitution. नंबर 1। नंबर 2 कि संविधान की जो स्कीम है उसमें 2 चीजें हैं और इसमें इसका आकृति ने भी शायद भी जिक्र किया था, राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट? अब ओवर पिछले काफी सालों से फ्रॉम द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू मिनिस्टर्स एंड कोई भी दफे दफे इंक्रीजिंगली बोला जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान दें, राइट? अच्छा, ये स्टेट आपको कह रहा है, मतलब बिकॉज यू द प्राइम मिनिस्टर, स्टेट आपको कह रहा है एज अ सिटीजन कि आप अपनी जिम्मेदारियों पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि 75 साल में आपके अधिकारों की वजह से देश में बहुत दिक्कतें हुई। नाउ ये कितना डीपली प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट है। प्रॉब्लमैटिक क्यों है? क्योंकि इसका जो सोर्स है, स्रोत जो है वो आज का नहीं है, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में कि वी हैव सीन दिस मूवी बिफोर। इसका स्रोत तो 1936 के आसपास सोवियत के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें पहली बार उन्होंने ये जिक्र किया था कि भाई नागरिकों को जिम्मेदार होना चाहिए, जस्ट लाइक यू हैव राइट्स यू शुड हैव ड्यूटीज। अच्छा, वो एक करा, बट देन इसका प्रिंसिपल सोर्स हमारे देश में 1970s की इमरजेंसी में, राइट? And which is the time when the chapter on fundamental duties was inserted into the Indian Constitution. It's not effective. You can't go to court and say we, enforce these duties. But when the state makes this kind of a statement, नागरिक को एक बच्चा बना देता है, जिसको कहते हैं नैनी स्टेट। एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे यान मैकडोनाल्ड करके, ये ही कॉइन्ड दिस टर्म कॉल्ड अ नैनी स्टेट। नैनी स्टेट क्या होता है कि एज अ नागरिक आपको दफे दफे ऊपर से मैसेजेस आते हैं कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है और ये हमें इसकी मंजूरी नहीं देनी चाहिए। Every right-minded person should resist a government telling them how to act
apart from of course following the law and all of those things, उसके लिए तो कोई you can't have any challenge on that. Every human being has to follow the law. But law के अलावा कोई भी prescription सरकार से आना उसको रेजिस्ट करना चाहिए नागरिकों को। इस बात पे मैं दो और छोटा सा बिंदु बोलना चाहता हूं। वो ये कि जब हमने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स को इंक्लूड करा तो हमने संविधान को एक थीम दी। वो थीम ये थी कि हम एज अ स्टेट नागरिकों को कुछ गारंटीज देना चाहते हैं। अमूमन रूप पे हम डेली लाइफ में वी कैन लिव विदाउट रीडिंग, रिव्यूइंग, सीइंग, रिमेंबरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इजीली। कुछ नहीं होगा किसी को। बट आई थिंक सेलिएंटली कहीं ना कहीं ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह हम जी रहे हैं, जिन आजादियों से हम जी रहे हैं, जिन जीवन शैलियों से हम जी रहे हैं, वो जीवन शैली उसी कागज के टुकड़ों से हमें मिलती है। वो अगर कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड ये बात रजिस्टर हो जाए कि वो स्रोत जो है वो संविधान है, भले प्रधानमंत्री का ऑफिस हो या गवर्नर का ऑफिस हो या सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी इंस्टीट्यूशंस और स्टेट पावर, उन सबकी आइडेंटिटी उसी कागज के टुकड़ों से आती है। अगर उस कागज के टुकड़ों को हटा दीजिए तो कोई भी राजनेता या चीफ जस्टिस या कोई भी हो, उनकी कोई अपनी इंट्रिंसिक आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी सिर्फ नागरिकों की है। So if when all else is taken away, the only thing that remains is the citizen, and the citizen gave the constitution, and the constitution created these instrumentalities of state power, which today has been turned on its head, and the state power is sitting here and the constitution is sitting below, which I think is another thing which we should resist. मैं आपको एक किताब दिखाता हूं, उसका इंटरेस्टिंग कवर है। ये किताब है फली नरिमन की किताब है जो एवरीबडी शुड केयर अबाउट अ लॉट। इस किताब की शायद सब लोग इनके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। 94 साल की इनकी उम्र है। ये हिंदुस्तान के शायद सबसे बड़े वकील हैं और इनकी प्रैक्टिस तब शुरू हुई थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करा था 1949 में। तो हम 49 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट आप इमेजिन करिए दैट एट अ राइट एज ऑफ 94 द पर्सन फाइंड्स इट नेसेसरी टू राइट अ 600-page book on why must you know your constitution, assumingly that most people don't। इसको मैं थोड़ा सा बस चेंज करना चाहता हूं। मैं मेरी स्पीच के अंत में इफ आई एम एबल टू ब्रिंग अबाउट दिस मच, यू मस्ट नो बट व्हाई यू मस्ट केयर अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन। एज पीपल, एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, आपको अपने संविधान के बारे में सोचना और चिंता क्यों करनी चाहिए? बिकॉज जैसे मैंने बोला पहले, बिना नागरिक को संविधान की चिंता करे हुए, संविधान एक ऐसी चीज है जो न जीवित रह सकता है और न उसके जीवंत होने के जो भी चांसेस है वो सारे खत्म हो जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज से 100 साल पहले अंबेडकर जी ने भी कभी कहा था। लेकिन सबसे बढ़िया इसका भाषण जो है वो हमारे देश के बहुत बड़े वकील होते थे until he died about 20 years ago, नानी पालकीवाला। And Palkiwala gave an incredible speech when Indira Gandhi had brought about an emergency, and उससे पहले की and all that. And he said, freedom should never be taken as a matter of grant. As citizens, it is something that you have to protect jealously, because ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको अपने ब्लड राइट में मिलती है। ये वो चीज है जिसके लिए आपको डेली बेसिस पे लड़ना पड़ता है।
और लड़ना इसलिए भी पड़ता है क्योंकि हम अकस्टम्ड हैं एक तरीके की लाइफ के, एज पीपल, एज सिटीजन्स, एज अ कल्चर इवन। और हर कल्चर का एक अकस्टम तरीका होता है जीने का, रहने का। अनफॉर्चुनेटली हमारा तरीका, या फॉर्चुनेटली जो भी कह रहे हैं, हमारा तरीका अभी तक रहने का ये है कि हम या तो राजाशाही में रहे हैं या साम्राज्यवाद में रहे हैं। हम कभी भी इस तरह की लिबरल डेमोक्रेसी में हमारी 5000 साल की हिस्ट्री में शायद कभी रहे ही नहीं है। There is some historical anecdote to say कि बुद्धा के टाइम पे जब कोई कमिटीज बनती थी उसमें थोड़ी डेमोक्रेसी थी, but that's very fleeting and it is not something that you can compare with a nation state. तो दूसरी मेरा मेन सजेशन आपसे ये है, and I'm trying to implore the audience कि please care about your constitution. मुख्य बिंदु पर आ जाता हूं कि पिछले 10 साल में हमारे संविधान के साथ क्या हो रहा है और हमारे संविधान की स्थिति क्या है, उसको कैसे सुधार किया जा सकता है। Again, थोड़ा फनी रमन पाल में few weeks ago he was launching a book. उस किताब का शीर्षक था कि ये कि हमारा जो संविधान है वो कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब पता नहीं किस माइंड से the people invited Mr. Hariman to do it, because when he got on the stage, he spoke everything against it. Even if it might be a very colonial constitution, you still have to keep it. And you have to keep it because it is the greatest document that we have. And then he was asked this very specific question कि आपको कैसा लगता है कि इस देश में पिछले 10 साल में जो हो रहा है and all of that. तो इसे देखिए, मेरा तो अब ये मानना है, unfortunately I've come to conclude, a majoritarian government is not good for this country. This a man says at ripe old age when he has, according to me, the greatest wisdom on constitutional law up until today. He says a majoritarian government is not good for this country because every time a majoritarian government has come, they have done something which has deeply hurt the constitution. And मेरे हिसाब से, मैंने अभी इसमें एक जब 75वीं साल गिरा थी हमारे देश की, तो हिंदू में पूरा लॉन्ग फॉर्म ऐसे लिखा था हमने इस पे, मैंने कंपैरिजन करा सारे कानूनों का जो पिछले 75 साल में बने हैं हमारे देश में अंडर वेरियस गवर्नमेंट्स। एंड उस कंपैरिजन से ये निकल के आता है कि जब भी कोई सरकार आती है जिसके पास एक अनइम्पीचेबल मेजॉरिटी है, 300 400 में कुछ 400 वाले भी आए हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिसमें वो पावर का जो वो है वो उनके सर पे एकदम ऊपर चला जाता है, एंड उसको कंट्रोल करना इज इम्पॉसिबल हमारे देश में। बट व्हेन देयर इज सम फॉर्म ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट, और मैं ये लेजिस्लेटिव हिस्ट्री से बता रहा हूं ऐसे, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, जब भी हमारे पास कोई कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो बिकॉज उसको इतने सारे पुल्स एंड पुशेस को सेटिस्फाई करना पड़ता है, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस से। एंड उसका एक बड़ा सिंपल उदाहरण है द टाइम बिटवीन 91 to 96, when according to me, and then there was another time between 2003 and 2008, जब the most number of legislations were passed which were according to me fulfilling the most amount of the constitutional promise of India. अब आप इसको कंपेयर कर लें पिछले 10 सालों में क्या कानून आए हैं। भाई, आप जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है, यू चूज एमपीज, आप एमपी किस लिए चुनते हैं? आप चुनते हैं वो पार्लियामेंट जाएंगे कानून बनाएंगे। अच्छा, पिछले 10 साल में कौन से बड़े सोफिस्टिकेटेड कानून बने हैं? मैं आपको गिनवा देता हूं। शुरू के 5 साल में 2014 से लेकर 2019, मोस्ट ऑफ द लॉज दैट वर मेड वर ऑल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल लॉज। There were some amendments, there was some, demonetization हो गया, which was also a policy decision, but again calculated as a law. Goods and services tax आया. 2 more laws came: Economic Offenders Bill, Black Money Act, and Commercial Courts Act. All of them had an underpinning of regulating or somehow making commerce look different than it was. The only one exception was Economic Weaker Section का Constitutional Amendment आया। उसके बाद आप सारे लॉज देख लीजिए जो 2019 के बाद आए। मोस्ट ऑफ द मेजर पॉलिसी डिसीजंस दैट हैव बीन मेड
have all been made which have destroyed the constitutional promise of India, and just two of them are in front of us. One was the Farmers Law Bill, which finally got repealed because the public rose up. Had the public not risen up, वो भी नहीं होता. And the second one was the CAA and the NRC and all that, which has somehow been in a suspended animation. I don't think कि पिछले 10 साल में कोई ऐसे सब्सटैंशियल लॉज सरकार ले आई है जो इस मेजॉरिटी को यूज करके कुछ संविधान के लिए अच्छा कर सके, या कुछ ऐसा हो पाए जो अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं होती तो वो नहीं हो पाता, बिकॉज कंसेंसस बनाना मुश्किल होता है हमारे देश में हर चीज में. देयर इज नथिंग, वो पूरा स्लेट खाली पड़ा हुआ है. सो कहने का मतलब ये है कि जब भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है वो ऐसे है. द थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू मेक कि एज पीपल आपके जो अपेक्षाएं हैं वो संविधान के प्रति और सुप्रीम कोर्ट के प्रति और सारे न्यायालयों के प्रति, हम मुझे लगता है एज पीपल कई बार कुछ ऐसी अपेक्षाएं भी कर जाते हैं जो संविधान नहीं कर सकता है, जो जिसका संविधान में रास्ता ही नहीं है और वो रास्ता होना भी नहीं चाहिए. एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. आकृति ने बताया था अबाउट मिडिल क्लास और गरीब लोग जो हैं वो और गरीब हो गए इन द पेंडेमिक, एंड जो स्टॉक मार्केट था उसको के शेप कहते हैं उसको, कि एक ब्लॉक ऐसे लगाइए और के मतलब कि ये अमीर ऐसे जा रहा है और गरीब ऐसे जा रहा है, एंड ये दोनों प्रोपोर्शनेटली बढ़ता रहता है एट ऑल टाइम्स. आकृति ने बताया था कि दैट दिस इज हैपनिंग, इज वेरी ट्रू. लाइक a lot of ये चीजें जो हैं इनमें संविधान कुछ नहीं कर सकता है. संविधान इज अ म्यूट स्पेक्टेटर जिसको कहते हैं. एंड आई थिंक कि हमारी जो सोच है एज नागरिक, वो हमेशा ये फोर्स करनी चाहिए कि जो अधिकार या जो हमें संविधान दे सकता है हम उनको एनफोर्स करें स्ट्रिक्टली, और जो नहीं दे सकता है उसके बारे में संविधान के प्रति न जाए, उसका सोल्यूशन पॉलिटिकल एजिटेशन या एनी अदर वे से है, बट इट्स नॉट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. दो और पॉइंट बोलना चाहता हूं बिफोर आई क्लोज. टाइम कितना बचा है? ओके, दो और पॉइंट बोलना चाहता हूं बिफोर आई क्लोज. वन इज दैट लॉ पॉलिसी कोड के प्रति हिंदुस्तान में अभी भी फ्रॉम ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस न्यायालय के प्रति ज्यादा रिस्पेक्ट है. ये कोई सर्वे में आता है अगर आप 5 लोग आपके सामने खड़े हैं, पुलिस वाला हो, एक जज हो, एक तो आप किसके ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे? एंड अपेरेंटली द आंसर ऑलवेज इज दैट आई ट्रस्ट द कोर्ट सिस्टम मोर. कोर्ट के प्रति जवाबदेही ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में, एंड द सिटीजन हैज टू स्टार्ट आस्किंग मोर क्वेश्चन फ्रॉम द कोर्ट. मैं एक वकील हूं, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं. मैं जहां तक कोशिश करता हूं कि मैं लोअर कोर्ट जाता रहूं, बिकॉज आई थिंक कि 80-90% of Indians will meet, if they have a problem, they will first go to the lowest form of court, not to the Supreme Court. Supreme Court में लगभग साल भर में 60,000 केसेस फाइल होते हैं, उसमें से वो 10,000 एडमिट करते हैं. सो 10,000 केसेस इन नंबर ऑफ 140-50 करोड़ लोग का कोई सिग्निफिकेंट वो नहीं है. ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट जरूर होता है, but I think citizens should also start to ask for greater accountability. And accountability from court means that if the court is not deliberating and giving answers of constitutional importance, cases, संवैधानिक विषय के केसेस अभी भी 4-5 साल के लिए पेंडिंग है. उनकी बेंच बैठ जाती है लेकिन उन पर जवाब नहीं निकलता. अच्छा, लोअर कोर्ट करे तो क्या करे? बिकॉज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज अ पॉलीवोकल कोर्ट. पॉलीवोकल मतलब होता है कि ईच बेंच ऑफ द कोर्ट हैज इट्स ओन ऑटोनॉमी टू स्पीक, व्हिच मींस कि उनको किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है और उनका जजमेंट जो है फाइनली बाइंडिंग जजमेंट. पॉलीवोकैलिटी की वजह से होता क्या है कि दो कोर्ट्स कई बार कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स दे देती हैं. अब लोअर कोर्ट में मान लीजिए किसी की बेल है, वो बेल एप्लीकेशन उसकी रिजॉल्व नहीं हो सकती बिकॉज देयर आर 2 judgments both sides are going to rely upon, and उसमें से किसी को कोई आंसर नहीं मिलने वाला. तो I think number one that citizens should ask for more accountability from our court systems as well. दूसरी चीज कि कोर्ट भी पार्लियामेंट की तरह बैठती तो है, बट उसकी रियल लाइफ में इफेक्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है.
So we need to be patient. Parliament in comparison, एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने स्टडी करके उस पर निकाला है कि 1950 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट लगभग 170 दिन बैठती थी इन अ गिवन ईयर। आज की तारीख में वो आधे से भी कम है नंबर। शॉकिंग। अच्छा, पार्लियामेंट तो फिर भी बड़ा है। आप स्टेट असेंबलीज की बात करिए, स्टेट असेंबलीज के भी फिर से इलेक्शन आ रहे हैं। स्टेट असेंबली की लास्ट ईयर कुछ स्टेटिस्टिक निकाली उन्होंने, ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, द टोटल नंबर ऑफ डेज दैट दे सैट इन अ ईयर वाज 17 17 दिन बैठ के आप कैसे कानून बना सकते हैं? यू कांट, बिकॉज जब तक डेलिबरेटली डिबेट नहीं होगी, बैठेगा नहीं और डिबेट होकर रिजॉल्व नहीं होगा, तब तक यू नॉट गोइंग टू आंसर इट। All I wanted to come here and say is, please care for your constitution, know your constitution, and oppose any attempt to trifle away your rights. Whether you are a citizen or anybody else, resist those attempts, because if citizens don't resist the attempt to trample the constitution will be gone, even if it will stay on the way. Thank you.